नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंघल और मैं हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट। दोस्तों अभी हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी आरएएस मेंस की सीरीज़। आपको पता है कि हम ऑलरेडी 12 लेक्चर्स बना चुके हैं। अब ये आज 13th लेक्चर है। इसमें मैं आपके जो टॉपिक कवर कर रहा हूँ आज वो है जो अपना चल रहा था पहले, टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये टॉपिक का नाम है टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अपन इसका ऑलरेडी 2 पार्ट बना चुके हैं। फर्स्ट पार्ट छोटा था, सेकंड पार्ट में अपन ने काफ़ी रेशोज डिस्कस किए थे। ठीक है, और आज उन्हीं रेशोज को अपन कंप्लीट करेंगे। अपनी ये सीरीज़ है वो है आरएएस मेंस 2018 के लिए भी और बाद के लिए भी, यूनिट 3 पार्ट बी, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ठीक है, तो दोस्तों चालू करते हैं। ठीक है, अपन ने सबसे पहले अपन एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि अपन ने क्या क्या पढ़ा था, ताकि मैं आपको सारी चीज़ें याद आ जाएगी और मुझे भी आपको आगे पढ़ाने में थोड़ी सी इजी रहेगा। ठीक है, अगर आपको बेसिक पूरा का पूरा याद आ जाएगा तो। सबसे पहले कौन से रेशो तो बताओ? लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी के बाद कौन सा रेशो था? टर्नओवर रेशो। टर्नओवर रेशो को और क्या कहते थे? एक्टिविटी रेशो। टर्नओवर रेशो का एक और नाम था एक्टिविटी रेशो। एक्टिविटी के अलावा एफिशिएंसी रेशो। फिर कुछ थे कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो, ये अपन ने क्लास में डिस्कस किए थे, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशोज। फिर अपन ने डिस्कस मतलब करेंगे अपन आज क्लास के अंदर, जैसे एक तो इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशो, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशोज, और अपन डिस्कस करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। ठीक है, ये 2 आज अपन क्लास में डिस्कस करेंगे। इन तीनों पे अपन ने डिटेल में चर्चा कर ली थी इस जस्ट पिछले वाले लेक्चर के अंदर। लिक्विडिटी रेशो में कितने तरह के रेशो थे? 2 टाइप के। एक तो कौन सा था बताओ? करंट रेशो, और एक क्विक रेशो। दोस्तों आपको याद होगा करंट रेशो का फॉर्मूला क्या था? करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, और करंट असेट क्या होती थी? वो असेट जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, उस असेट को अपन क्या बोलते हैं? करंट असेट। ठीक है, तो वो असेट जो कैश में कन्वर्ट हो जाती है 1 साल के अंदर अंदर, उस असेट को अपन बोलते हैं करंट असेट। इसका एग्जांपल था स्टॉक। स्टॉक मतलब माल, डेटर्स जिनको अपन ने उधार माल बेचा, ठीक है, कैश, बैंक का बैलेंस और प्रीपेड एक्सपेंस, ये सारे करंट असेट होती है। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब एडवांस पेमेंट जो अपन करते हैं, वो भी करंट असेट होता है। करंट लायबिलिटी के अंदर क्या आता है? वो लायबिलिटी, वो दायित्व जो अपन को 1 साल के अंदर अंदर चुकाने होते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट और क्रेडिटर्स। क्रेडिटर वो लोग होते हैं जिनसे अपन उधार माल परचेज करते हैं। क्विक रेशो का क्या फॉर्मूला था? क्विक असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक असेट क्या होती थी? करंट असेट में से अगर मैं स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को लेस कर दूं तो क्या आता था? क्विक असेट। तो स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को लेस क्यों किया? मैंने आपको बताया था कि स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस जो है वो जल्दी से कैश में कन्वर्ट नहीं हो पाते, इसलिए अपन उसको लेस कर देते हैं और करंट की जगह क्विक असेट आती है। दोनों में से कोई करंट असेट जल्दी कैश में कन्वर्ट हो पाएगी या क्विक असेट? तो आपका आंसर होना चाहिए क्विक असेट। वैसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे आरपीएससी में, क्योंकि आपको उसको इनको एनालाइज नहीं करवाना। ठीक है, बस आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इन रेशोज की। फिर उसके बाद अपन ने देखे थे कुछ टर्नओवर रेशोज। आपको याद होगा सबसे पहला स्टॉक टर्नओवर रेशो। इसका फॉर्मूला क्या था? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। ठीक है, ये फॉर्मूला था। फिर डेटा टर्नओवर रेशो था क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स। ठीक है, उसी टाइप से क्रेडिटर टर्नओवर रेशो क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज क्रेडिटर्स। ठीक है, फिर ऐसे ही कितने भी टर्नओवर रेशो बना लो। लाइक आपसे मैं बोलूं करंट असेट टर्नओवर रेशो, तो आप आंसर क्या देंगे? सेल्स अपॉन करंट असेट। ठीक है, करंट असेट टर्नओवर रेशो का पता हो क्या फॉर्मूला होगा? सेल्स अपॉन करंट असेट। ऐसे ही मैं आपसे बोलूं फिक्स असेट टर्नओवर रेशो का क्या फॉर्मूला होगा, तो आप बताएंगे फटाफट से क्या? सेल्स अपॉन फिक्स असेट। बताओ फिक्स असेट क्या होती है? वो असेट जो 1 साल से
ज़्यादा टाइम लेती है कैश में कन्वर्ट होने में। जैसे एग्जांपल क्या है, बिल्डिंग, लैंड, मशीन, फर्नीचर, ये सब कंपनी के अंदर असेट होती है। और ये सब कौन सी असेट होती है? फिक्स असेट। फिक्स असेट को कभी भी कंपनी बेचने के लिए नहीं खरीदती। किस काम के लिए खरीदती है? यूज करने के लिए। ठीक है, जैसे आपके घर पे कंप्यूटर, लैपटॉप है, तो आप उसको बेचने के लिए थोड़े खरीदे हो, आप उसको यूज करोगे। हाँ, लेकिन अगर वो कभी खराब हो जाएगा तो आप उसको बेच दोगे, या कभी बहुत ज्यादा पुराना हो जाएगा तो आप बेच देंगे उसको। ठीक है, इसी तरीके से आपका मोबाइल। ठीक है, मोबाइल आपकी करंट असेट है या फिक्स असेट है? बताओ आप। अब देखो, दो तरह के स्टूडेंट होते हैं इस मामले में, कि अगर वो मोबाइल बहुत जल्दी, कई स्टूडेंट आपने देखे होंगे जो मोबाइल बहुत जल्दी जल्दी इस्तेमाल करते हैं, फ्रीक्वेंटली, है ना। ठीक है, हर 6 महीने में अपना मोबाइल बदलते हैं, तो उनके लिए मोबाइल कौन से असेट है? करंट असेट है। बट वैसे मोबाइल क्या होती है रियल में? फिक्स असेट है। मेरे जैसे पर्सन के लिए या आपके जैसे पर्सन के लिए, अपन लोग जो है एनवायरनमेंट पढ़ते हैं, तो एनवायरनमेंट पढ़ने के बाद अपने लिए मोबाइल क्या है? एक फिक्स असेट हो जाती है, क्योंकि अपन जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है वो कितना ज़्यादा होता है, तो अपन वो चीज़ें नहीं फैलाते। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो में कितने टाइप के रेशो थे? डेब्ट इक्विटी रेशो। दोस्तों मैंने ये बताया था आपको, ये आरपीएससी ने पूछा था एग्जाम में 2016 में। फॉर्मूला क्या था इसका? डेब्ट अपॉन इक्विटी। डेब्ट मतलब क्या होता है बताओ? लोन। इक्विटी मतलब क्या होता है? मालिकों का पैसा। तो अपन बोलते हैं इसको ओनर्स फंड। मालिक को पैसे, जो मालिक का पैसा होता है उसे क्या बोलते हैं? ओनर्स फंड। मालिक मतलब कंपनी में, बताओ मालिक कौन है? शेयर होल्डर्स। भाई कंपनी में ओनर कौन है? शेयर होल्डर्स। ओनर कौन होता है? ओनर वो होता है जो बिजनेस में पैसे लगाता है। तो कंपनी में कौन पैसे लगाता है? शेयर होल्डर्स। अगर आपके पास रिलायंस के शेयर है तो आप क्या हो जाओगे? रिलायंस के ओनर कहलाओगे। ठीक है, बट कंट्रोल नहीं आ पाएगा आपका रिलायंस के, मतलब रिलायंस का आपके हाथ में, क्योंकि कंट्रोल आने के लिए आपको 50% से ज़्यादा शेयर खरीदने पड़ेंगे। तो अगर आप रिलायंस के आज 50% से ज़्यादा शेयर खरीद लेते हो तो आपका कंट्रोल भी आ जाएगा उसके ऊपर। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा अभी फ्लिपकार्ट, जो इंडिया में फ्लिपकार्ट है, उसको किसने, उसका कंट्रोल किसने एक्वायर कर लिया? मेन वॉलमार्ट ने। ठीक है, वॉलमार्ट उसके काफ़ी सारे शेयर परचेज कर चुका है। तो अभी तक अपन उसे बोल रहे थे इंडियन कंपनी, लेकिन अब क्या है, उसका प्रॉफिट जो है वो यूएस के अंदर जाएगा। लेकिन आज मैं वॉलमार्ट की, फ्लिपकार्ट की रिपोर्ट पढ़ रहा था। फ्लिपकार्ट को जो है वो लॉस हुआ है, करीबन एग्जैक्टली याद नहीं मेरे को, 1000 करोड़ से ऊपर का लॉस है उसका, 1000 करोड़ से ज़्यादा का। ठीक है, तो ये लोग कर क्या रहे हैं इस टाइम पे? अगर आप फ्लिपकार्ट वगैरह की स्ट्रेटजी देखो तो, कि ये लोग पहले मार्केट कैप्चर करेंगे पूरा का पूरा। ठीक है, माल को सस्ते रेट पे देके, फिर जब पूरा का पूरा मतलब जो लोकल मार्केट है इंडिया का, लाइक जो बहुत सारी शॉप्स है, वो जब बंद हो जाएगी, छोटी छोटी दुकानें बंद हो जाएगी, तो फिर ये लोग अपनी प्राइजेस बढ़ा देंगे। हालांकि फ्लिपकार्ट तो अपन लोगों से ही माल खरीद के अपन को ही बेचता है, लेकिन आप ऐसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनको आप देख सकते हो ये स्ट्रेटजी यूज करते हैं। ठीक है, इवन ब्रिटिशर्स भी इसी तरीके से मोनोपोली क्रिएट करते थे इंडिया में, ना। डेब्ट इक्विटी रेशो, फिर सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी रेशो का बताओ क्या फॉर्मूला है? लाइबिलिटीज अपॉन असेट्स। ठीक है, अगर लाइबिलिटी ज्यादा है, ठीक है, कई लोग इसको लाइबिलिटी अपॉन असेट लिखते हैं, कई लोग असेट अपॉन लाइबिलिटी लिखते हैं, बट ये एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर लाइबिलिटी ज्यादा है, ठीक है, असेट कम है, तो ये चिंता की बात है या नहीं है? बिल्कुल चिंता की बात है। ठीक है, तो सॉल्वेंसी मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म पोजीशन। ठीक है, बिजनेस की लॉन्ग टर्म पोजीशन को क्या बोलते हैं अपन? सॉल्वेंसी। अब एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, क्या पूछ सकता है? देखो, सॉल्वेंसी मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म पोजीशन। और दोस्तों अपन ने, याद हो आपको, डिस्कस किया था व्हाट डू मीन बाय लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब शॉर्ट टर्म पोजीशन। तो अगर किसी बिजनेस की आपको शॉर्ट टर्म पोजीशन जाननी है कि वो फर्म पैसा चुका पाएगी नहीं चुका पाएगी 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है, जानना है कि 1 साल के अंदर अंदर फर्म पैसा चुका पाएगी या नहीं चुका पाएगी, तो उस चीज को बोलते हैं अपन लिक्विडिटी। तो अपन ने डिस्कस किया था IL&FS का केस, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग फाइनेंशियल सर्विस, आपको याद होगा। ठीक है, लेकिन सॉल्वेंसी क्या होता है? लॉन्ग टर्म में, लंबे टाइम के अंदर अगर फर्म शेयर होल्डर का पैसा चुका पाती है या जो लोन ले रखे हैं उसका पैसा चुका पाती है, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं अपन सॉल्वेंसी। ठीक है, ये अपन लगभग 11-12 क्लासेस से डिस्कस कर रहे हैं एक ही चीजों को,
तो मेरे हिसाब से आपको शेयर वेयर सब समझ में आ गया होगा अभी तक, ठीक है। अगर हाँ आपने पहले ही क्लास नहीं देखी तो एक बार देख लेना ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। फिर अब अपन आते हैं अपने एक और अपन ने फॉर्मूला, ये दोनों पूछ चुका है एग्जाम में। एक लास्ट फॉर्मूला इसमें अपन ने डिस्कस किया था, कौन सा बताओ? इंटरेस्ट कवरेज रेशो। क्या फॉर्मूला था दोस्तों इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशो का? EBIT अपॉन इंटरेस्ट, ठीक है। EBIT अपॉन इंटरेस्ट। EBIT मतलब क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मतलब वो प्रॉफिट या अर्निंग कह लो या प्रॉफिट कह लो, बात एक ही होता है। वो प्रॉफिट जो इंटरेस्ट और टैक्स घटाने से पहले है। इससे क्या पता लगता है कि कोई भी पर्सन अपना ब्याज चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? जब कोई कंपनी लोन देती है ना, कोई बैंक लोन देती है, तो ये जरूर चेक करती है उसका इंटरेस्ट कवरेज रेशो कितना है, ठीक है। आप भी लोन लेने जाओ दोस्तों, बैंक वाले आपसे पहले पूछेंगे, सबसे पहला सवाल क्या होगा? आप क्या करते हो? तो आपने बोला मैं नौकरी करता हूं, तो दूसरा सवाल होगा आपकी सैलरी कितनी है? आपने बोला मेरी सैलरी 20,000 रुपये एक महीने की है। अब बैंक वाले तीसरा सवाल क्या पूछेंगे? आपको कितने का लोन चाहिए? आपने बोला मुझे 20 लाख रुपए का लोन चाहिए। फिर बैंक वाले पूछेंगे करोगे क्या इस लोन का? आप बोलोगे घर बनाएंगे, हाउसिंग लोन चाहिए। अब आपको थोड़े बहुत लोन के अगर असूल ध्यान है, नहीं भी है तो मैं आपको एक बताता हूं सिंपल सी बात, कि हर 1 लाख के लोन पे करीबन हाउसिंग लोन के अंदर 1,000 की किस्त आती है। ये हिसाब किताब मोटा मोटा रहता है कि 1 लाख रुपए अगर आप लोन लेते हो तो 1,000 रुपये महीने की किस्त आती है। अगर आपने 20 लाख का लोन लिया तो कितने रुपए किस्त आएगी? 20,000 रुपये महीने की। तो अब आप सोचो, क्या बैंक आपको 20 लाख रुपए का लोन दे देगा क्या? क्यों नहीं देगा? क्योंकि आपकी 20,000 तो तनख्वाह है और आप 20,000 रुपये महीने की किस्तें बांधने की बात कर रहे हो, मना कर देगा। बैंक बोलेगा आप क्या करो, आप 5 लाख का लोन ले लो या 8 लाख का लोन ले लो, ठीक है। क्यों? अगर 8 लाख का लोन होगा तो किस्त कितने की बैठेगी? 8,000 की। तो आप 20,000 में से 8,000 गए तो आपके पास कितने बच जाएंगे? 12,000। भाई आदमी को किस्त थोड़ा चुकानी है, केवल और भी चीजें हैं, आपको खाना भी खाना है, बच्चों की फीस भी देनी है स्कूल की, ठीक है, घर गृहस्थी चलानी है, तो वो सब चीजों के खर्चे मतलब करीबन बैंक मान लेता है कि बाकी 12,000 रुपये, थोड़ा बहुत आप बचाओगे भी 1-2 हज़ार रुपये। तो इसलिए बैंक क्या करता है, करीबन करीबन तो आपकी इनकम का ये चेक कर देता है रेशो, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट कवरेज रेशो बताओ, इंटरेस्ट कवर हो रहा है नहीं हो रहा? हो रहा है। आपकी 20,000 की इनकम है और 8,000 रुपये का ब्याज है, तो इंटरेस्ट आराम से कवर हो रहा है, ठीक है। चलो अब अपन आ जाते हैं किस पे? इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशो पे और प्रॉफिटेबिलिटी रेशो पे। आज अपन को 2 रेशो डिस्कशन करने हैं क्लास के अंदर। सबसे पहला अपन रेशो डिस्कस करते हैं, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशो। इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशो। दोस्तों ये कितने टाइप के होते हैं और इसका मतलब क्या होता है? देखो आप कंपनी में पैसा कौन लगा के बैठा है बताओ? कंपनी में पैसा किसने लगाया है? शेयर होल्डर ने। कंपनी में पैसा किसने लगाया है? सारा शेयर होल्डर ने। शेयर होल्डर ने कैपिटल लगाई है कंपनी में, पूंजी लगाई है, वो पूंजी मतलब पैसा, ठीक है। शेयर होल्डर ही कंपनी को सारा पैसा देता है। तो बताओ शेयर होल्डर कर क्या रहा है कंपनी में? इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है। आप मान लो ये शेयर होल्डर हो और ये कंपनी कौन सी है? रिलायंस। आपने रिलायंस के अंदर पैसा लगाया तो आप कौन हुए बताओ? शेयर होल्डर। और आपने जो पैसा लगाया उसे क्या बोलेंगे? कैपिटल। कंपनी के लिए तो ये कैपिटल कहलाएगी और आपने जो और आपके लिए क्या कहलाएगा? इन्वेस्टमेंट। आप क्या बोलोगे कि मैंने कंपनी में क्या किया है? पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। कई लोग से आपसे सुना होगा आपने कई लोगों से कि कई लोग बोलते हैं मैंने रिलायंस के शेयर परचेज कर रखे हैं, तो बोलते हैं कि मैंने रिलायंस में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशो मतलब क्या काम आता है कि आप किसी कंपनी में शेयर खरीदें या नहीं खरीदें।
देखो शेयर खरीदना बेचना एक जुआ नहीं होता, सट्टा नहीं होता, ठीक है। ये बहुत ही कैलकुलेटेड काम होता है पूरा। इसमें आप कंपनी के पिछले पास्ट रिकॉर्ड चेक करके उसके बाद शेयर खरीदते हो। मैंने आपको शायद एक बार बताया था कि इंडिया के अंदर सबसे अमीर पर्सन जो शेयर मार्केट के अंदर है उसका नाम क्या है, राकेश झुनझुनवाला, ठीक है। आप इनके बारे में सर्च कर सकते हो थोड़ा इंटरनेट पे। इन्होंने सारा पैसा किससे कमाया है, शेयर मार्केट से, ठीक है। अब ये कोई ऐसा नहीं कि शेयर मार्केट कोई मैच के सट्टे की तरह है, ठीक है, जिसमें बिल्कुल एक दिन के अंदर सब कुछ डिसाइड होता है, नहीं। शेयर मार्केट के अंदर कंपनीज के फंडामेंटल देखे जाते हैं, पिछले पास्ट रिकॉर्ड देखे जाते हैं कंपनीज के, ठीक है। उसके बेसिस पे कोई पर्सन शेयर में इन्वेस्ट करता है। अगर वैसे वो शेयर में इन्वेस्ट करेगा पर्सन डायरेक्टली बिना सोचे समझे, तब वो हो सकता है डूब जाए। लेकिन अगर वो अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करता है और उसके बाद वो उसका पास्ट देखता है कंपनी का, है ना, और प्रेजेंट देखता है, ठीक है, और उसके बेसिस पे फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता है, तो फिर वो पर्सन क्या है, जो है वो फ्लरिश कर सकता है, ग्रो कर सकता है, ठीक है। बट मैं आप लोगों को शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं देता, ठीक है। अच्छा, अब कौन कौन से रेशो देखे जाते हैं शेयर मार्केट में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं। सबसे पहला, कंपनी का सबसे अच्छा रेशो जो होता है वो होता है अर्निंग पर शेयर। सर अर्निंग पर शेयर मतलब क्या होता है, इसको शॉर्ट में कहते हैं ईपीएस। आपको नाम से दिख रहा है ईपीएस, ईपीएस। ये फॉर्मूला क्या होता है सर इसका, अर्निंग्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है, अर्निंग अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ध्यान रखना अकाउंट्स में कुछ हिंदी इंग्लिश नहीं होता, तो आप ये मत सोचो कि भाई इनको हम हिंदी में क्या लिखेंगे फॉर्मूले को एग्जाम में, आराम से यही चलते हैं ज़्यादातर, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले भी ऐसे ही याद करते हैं, तो हम तो शुरुआत से ऐसे ही याद करते आ रहे हैं, ठीक है। इवन मैं राजस्थान बोर्ड से हूँ, तो मैं तो स्टार्टिंग से इसी तरीके से फॉर्मूले पढ़े हैं, ठीक है। मेरा 12th का इवन जो 10th तक का बैकग्राउंड है वो भी राजस्थान बोर्ड से रहे, तो फिर हम तो यही तरीके से फॉर्मूले पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती उसके अंदर, ठीक है। अर्निंग्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मतलब क्या होता है कि अब आप सोचो एक कंपनी है जो 10 लाख रुपए कमा रही है, ठीक है, टोटल। अर्निंग्स मतलब क्या होता है, कमाना। 10 लाख रुपए कमा रही है और उसके इक्विटी शेयर जो है 1 लाख है। उसके शेयर्स कितने, इक्विटी शेयर 1 लाख। अब आप इक्विटी शेयर को जानते हो ना, अपन कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो अपन वापस नहीं करेंगे ना। तो पर इक्विटी शेयर कितने रुपए कमा रही कंपनी बताओ, 10 रुपए कमा रही है, ठीक है। पर इक्विटी शेयर कितने रुपए कमा रही है, 10 रुपए। अब मान लो ये आप हो, है ना, और ये कंपनी जो है रिलायंस है, रिलायंस का अपन ने अर्निंग पर शेयर निकाला, कितने रुपए बैठ रहा है, 10 रुपए। ये आप हो, आपने कंपनी के 500 शेयर परचेज कर रखे हैं। आपने कंपनी कितने शेयर परचेज कर रखे हैं रिलायंस के, 500। तो बताओ एक शेयर पे अर्निंग कितनी है, 10 रुपए, तो 500 शेयर पे अर्निंग कितनी होगी, 5000। तो मतलब आप कितने रुपए की अर्निंग के, कितने रुपए के फायदे के हिस्सेदार हो कंपनी में, 5000 रुपए के फायदे के हिस्सेदार हैं हम कंपनी के अंदर, ठीक है। तो अर्निंग्स मतलब क्या होता है, कमाना। अब जैसे मान लो एक और शेयर होल्डर है, ये आपका दोस्त है, इसका नाम है राम, ठीक है। तो राम के पास 600 शेयर है कंपनी के, रिलायंस के। ये आपका फ्रेंड है, इसके पास 600 शेयर है कंपनी के। हर शेयर, रिलायंस की ही बात कर रहा हूं, हर शेयर पे कंपनी कितने रुपए कमा रही है, 10 रुपए। तो बताओ टोटल रिलायंस की अर्निंग्स इस आपके दोस्त राम के पास कितने रुपए आएगी, 6000 रुपए आएगी। कंपनी की अर्निंग्स 6000 रुपए रिलायंस राम के पास आएगी। इसको मैं और सिंपल तरीके से बताता हूं आपको। आपके घर के अंदर जो फादर हैं, मान लो वो अर्न कर रहे हैं एक बार 50,000 रुपए एक महीने के, एग्जाम्पल ले लेते हैं। 50,000 रुपए एक महीने के अर्न कर रहे हैं अपने पापा। अपने घर पे टोटल 5 मेंबर्स हैं। अपने घर पे टोटल कितने मेंबर हैं, 5। तो बताओ एक मेंबर के बट में कितने रुपए आएंगे बताओ, 10,000 पर मेंबर आएंगे, 10,000 पर मेंबर आएंगे। सेम टू सेम इधर गणित चल रही है। कंपनी की अर्निंग्स कितनी है, पूरी 10 लाख रुपए अर्निंग है।
और कंपनी के ओनर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, बताओ इक्विटी शेयर कौन होते हैं? ओनर्स, मालिक। कंपनी के मालिक कितने हैं टोटल? 1,00,000 शेयर्स हैं। तो पर मालिक पर शेयर पे कितने रुपए की फायदा हो रहा है? 10 रुपए का। अब एक जो आप हो, आपने कितने रिलायंस के शेयर खरीद रखे? 500। तो हर शेयर पे फायदा कितना हो रहा है? 10 रुपए। तो टोटल 500 शेयर पे कितना फायदा हो जाएगा बताओ? 5,000 रुपए। ठीक है। और ऐसे 600 शेयर्स पे कितना फायदा हो जाएगा? 10 रुपए के हिसाब से 6,000 रुपए फायदा हो जाएगा। ठीक है। तो कंपनी मतलब इतना कमा के दे रही है किसको? आपको और आपके दोस्त को। बस आप तो ये फॉर्मूला याद रखना, इतना ही पूछेंगे, कुछ भी अंदर का मतलब नहीं है उनको, है ना। इंटरप्रिटेशन नहीं पूछेंगे आपसे कि बताओ अर्निंग पर शेयर की इंटरप्रिटेशन करके बताओ, बस फॉर्मूला पूछ लेंगे आपसे। ठीक है। अच्छा, फिर अर्निंग पर शेयर के बाद कौन सा फॉर्मूला लगेगा सर? अर्निंग पर शेयर के बाद अपन लगाएंगे फॉर्मूला डिविडेंड पर शेयर। अर्निंग पर शेयर के बाद एक और फॉर्मूला लगा देते हैं अपन, डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर को शॉर्ट में कहते हैं डीपीएस। डिविडेंड पर शेयर को अपन शॉर्ट में क्या कहते हैं? डीपीएस। दोस्तों आपको याद होगा स्टार्टिंग की मैंने 3 क्लासेस में आपको बताया था कि कंपनियां जो कमाती है उसमें से पूरा डिविडेंड नहीं बांटती है। अपन ने लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस में पढ़ा था, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पढ़ा था। ठीक है। अपन ने पढ़ा था कि कंपनी कुछ प्रॉफिट को रोक लेती है अपने पास, है ना, और उसे बोलते हैं रिजर्व्स, रिटेन अर्निंग। याद है आपको क्या बोलते थे? रिटेन अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग्स मतलब कंपनी अपने प्रॉफिट को क्या कर रही है? डिविडेंड के रूप में पूरा नहीं बांट रही, कुछ रोक लेती है। एग्जाम्पल दिया था एप्पल का कि एप्पल में जब तक स्टीव जॉब्स थे तब तक उन्होंने डिविडेंड बांटा ही नहीं था, सारा का सारा प्रॉफिट रोक लिया था अपने पास। ऐसे ही कंपनियां हमेशा करती है मार्केट में। ठीक है। बहुत सारी कंपनियां डिविडेंड कम बांटती है या बांटती नहीं है। अगर एक कंपनी ने 10 लाख रुपए कमाए तो हो सकता है कि 10 लाख रुपए कमाने के बाद कंपनी ने 10 लाख का डिविडेंड नहीं बांटा हो सकता है कंपनी ने केवल 4 लाख का डिविडेंड बांटा हो। ठीक है। और कितने शेयर होल्डर है बताओ? कंपनी के कितने शेयर होल्डर हैं? 1 लाख। एग्जाम्पल ले लो पुराना वाला ही कि 1 लाख शेयर होल्डर हैं। तो बताओ पर शेयर होल्डर कितने रुपए बट में आएंगे डिविडेंड के? 4 रुपए। डिविडेंड याद है? डिविडेंड को क्या बोलते थे हिंदी में? लाभांश। लाभांश मतलब लाभ का हिस्सा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं? डिविडेंड। बहुत सारी कंपनियां प्रॉफिट जब बांटती है तो उसे बोलते हैं डिविडेंड बांट रही है कंपनी। ठीक है। आपने सुना होगा डेमोग्राफिक डिविडेंड। आप जब इकोनॉमिक्स में कभी पढ़ते होंगे सोसाइटी के टॉपिक में, डेमोग्राफिक डिविडेंड, कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसको डेमोग्राफिक डिविडेंड मिल रहा है, मतलब इंडिया में 60 यूथ की संख्या बहुत ज्यादा है। ठीक है। लेकिन आप वही देखो जापान के अंदर, वहां पे जो यूथ है ही बहुत कम, वहां पे लोग ज्यादातर बुढ़े हो चुके हैं। ठीक है। और इंडिया और जापान का एक अच्छा, अभी आपने देखा होगा मीटिंग चल रही है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है जापान गए घूमने। ठीक है ना, मीटिंग करने, वहां पे कुछ डिस्कशंस हो रहे हैं वहां पे। तो अब एक मेन डिस्कशन क्या है कि वहां की जो जनसंख्या है, जो उनकी एज है वो ज्यादा हो चुकी है, बट इंडिया के अंदर अभी अपन एक ऐसी एज से गुजर रहे हैं जहां पे उनको फायदा हो रहा है, तो इसे बोलते हैं डिविडेंड। इवन यूरोप की आप देख लो हालत, यूरोप में भी जो लोग हैं उनकी एज क्या हो चुकी है? बहुत ज्यादा हो चुकी है। लेकिन ये जो इंडिया के अंदर जो पर्सन्स की एज अभी कम है, मतलब अपन यूथ की संख्या ज्यादा है, ये एडवांटेज बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं मिलेगा इंडिया को। एक ऐसा टाइम आएगा जब इंडिया के अंदर भी जापान जैसी हालत हो जाएगी 20-30 साल बाद, और उस टाइम अपनी जो पॉपुलेशन है उसमें एजेड लोग ज्यादा होंगे, जो बुजुर्ग लोग हैं वो ज्यादा होंगे। ठीक है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड अभी है लेकिन बाद में ये हमेशा के लिए नहीं है, ये भी ध्यान रखना आप। तो एग्जाम में आप यूज कर सकते हो, कहीं यूज करना है तो डिविडेंड पर शेयर मतलब क्या होता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट में से कितना डिविडेंड बांट रही है, कितना फायदा दे रही है लोगों को। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि कंपनियां कमाती तो ज्यादा है लेकिन उसमें से डिविडेंड क्या करती है, कम बांटती है। उसका रीजन क्या है? कंपनी अपने पास पैसा रोक लेती है। अब बताओ 10 लाख में से कंपनी ने डिविडेंड कितना बांटा? 4 लाख। तो बताओ रोक कितना लिया? 6 लाख। जो 6 लाख रोक लिया इसे क्या बोलते हैं? रिटेन अर्निंग्स। 6 लाख जो रोक लिया था
उसे क्या बोलते हैं? रिटेन अर्निंग्स। ठीक है। और कंपनी ने क्यों रोका? ताकि कंपनी क्या करेगी, इस पैसे को बिजनेस में लगाएगी और उससे प्रॉफिट कमाएगी बढ़िया। ठीक है, एक सेकेंड। कंपनी ने क्यों रोका भाई इस प्रॉफिट को? ताकि क्या है, कंपनी इस पैसे को बिजनेस में लगाए और आगे प्रॉफिट को जनरेट करे। ठीक है, ये अपन को मेन बातें याद रखनी है। एक चीज और, एग्जाम में 2016 के अंदर पूछा गया था, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डिनरी शेयर? व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डिनरी शेयर? तो बताओ ऑर्डिनरी शेयर क्या होते हैं? ऑर्डिनरी शेयर कुछ नहीं होते इक्विटी शेयर्स को, इक्विटी शेयर का दूसरा नाम क्या होता है? ऑर्डिनरी शेयर होता है। तो आपको बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डिनरी शेयर? तो अपन को क्या लिखना है? ऑर्डिनरी शेयर मींस इक्विटी शेयर। फिर आप लिखोगे इक्विटी शेयर आर ओनर्स ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर कंपनी कौन होते हैं? मालिक होते हैं। ठीक है, दे प्रोवाइड कैपिटल टू द कंपनी। वो कंपनी को क्या देते हैं? पूंजी देते हैं। ठीक है, तो बस इतना सा लिख दो। अगर 5 नंबर में पूछ रहा है तो इक्विटी शेयर के साथ साथ प्रेफरेंस शेयर के बारे में भी लिख दो आप थोड़ा बहुत, तो अपन ने वो डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, फिर आप ये भी लिख सकते हो कि इक्विटी शेयर पे जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो फिक्स नहीं होता, अपन ने डिस्कस किया था क्लास के अंदर। ठीक है, डिविडेंड पर शेयर का बताओ फॉर्मूला क्या हुआ? सिंपल फॉर्मूला सर, टोटल डिविडेंड जो अपन पे करेंगे किसको? इक्विटी शेयर्स को, अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर को मैंने शॉर्ट में लिख दिया ES। ठीक है, अब दोस्तों याद रखना, यहां पे प्रेफरेंस शेयर नहीं आते। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा अपन ने स्टार्टिंग क्लास में डिस्कस किया था, प्रेफरेंस शेयर पे रेट ऑफ डिविडेंड क्या रहती है? फिक्स रहती है, इसलिए प्रेफरेंस शेयर यहां पे नहीं आते। ठीक है, चलो सर, इसके अलावा 2 रेशो बता दिया आपने इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में, और कौन सा बताओगे? और अपन बताएंगे, एक रेशो होता है डिविडेंड पे आउट रेशो। डिविडेंड पे आउट रेशो, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? डीपी रेशो। डीपी रेशो, डीपी। ठीक है, ये क्या होता है सर? ये सिंपल होता है, डिविडेंड पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर इनटू 100। आप बताओ दोस्तों, अपने एग्जाम्पल में अभी डिविडेंड पर शेयर कितना आ रहा था? 4 लाख का डिविडेंड था, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 1 लाख थे, पर शेयर डिविडेंड कंपनी कितना दे रही थी? 4 रुपए। अर्निंग पर शेयर याद करो कितना था? 10 लाख रुपए अर्निंग थी, 1 लाख इक्विटी शेयर थे, तो अर्निंग पर शेयर कितना आ रहा था? 10 रुपए। इंटू 100 करो, कितना परसेंट आया? 40%। इसका क्या मतलब है कि कंपनी जो है वो डिविडेंड पे आउट रेशो कितना मेंटेन कर रही है? 40%। ठीक है, मतलब कंपनी अपनी अर्निंग्स का 40% डिविडेंड बांट रही है। बताओ अर्निंग्स कितनी है कंपनी की? 10 रुपए। डिविडेंड कितना परसेंट बांट रही है कंपनी? 40 रुपए। तो 10 रुपए का 40% कितना होता है? सॉरी 40%, सॉरी है ना, 10 रुपए का 40% कितना होता है? 4 रुपए। ठीक है, तो वापस देख लो, इससे क्या पता लगता है डिविडेंड पे आउट रेशो से? कि कंपनी अपनी अर्निंग्स का कितना परसेंट डिविडेंड बांट रही है। देखो कंपनी की अर्निंग्स कितनी है? 10 रुपए, डिविडेंड कितना बांट रही थी? 4 रुपए, तो कितना परसेंट आया? 40%। ठीक है, सिंपल क्या? बिल्कुल सिंपल है। ये सब रेशो कौन निकालता है? किसका काम होता है रेशो निकालना? कंपनी के अंदर जो सीए होते हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, उनका काम होता है रेशो निकालना, और कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है उसको पढ़ना समझना। ठीक है, और शेयर होल्डर के सामने अपनी पिक्चर रखना। क्यों जरूरी है सब? क्योंकि देखो शेयर होल्डर ने बहुत मेहनत से अपनी जमा पूंजी लगाई है कंपनी के शेयर खरीदने में। ठीक है, हर शेयर होल्डर के बहुत सारे सपने होते हैं। हो सकता है कि कोई शेयर होल्डर ये सोच रहा हो कि मेरे को अपने बेटी की शादी करानी है 10 साल बाद, 20 साल बाद, तो मैं रिलायंस के शेयर में पैसे लगा देता हूं, क्योंकि मेरे को पता है कि रिलायंस जो है वो बहुत बड़ी कंपनी है। अब आप सोचो जरा, जिस पर्सन ने, जिस व्यक्ति ने रिलायंस के अंदर पैसे लगाए ये सोच के कि रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी है और मेरे को अपनी बेटी की शादी करानी है, रिलायंस के शेयर जब 10 साल बाद बढ़िया अच्छे हो जाएंगे तो मैं उसको बेच दूंगा। तो अगर मान लो कल को पता लगे
कि जो रिलायंस कंपनी है वो सारे जो प्रॉफिट दिखा रही है, इतने सारे प्रॉफिट दिखाती है, वो सब फर्जी दिखाती है। वो शेयर होल्डर को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी तरफ प्रॉफिट दिखाती है ज़्यादा। तो बताओ शेयर होल्डर पे क्या बीतेगी? तो शेयर होल्डर बेचारे सुसाइड कर लेते हैं इस केस में, ठीक है, मतलब परेशान हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, है ना, ठीक है। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या कहती है कि रेशोज निकालो और बताओ शेयर होल्डर को, ठीक है, और सही पिक्चर प्रेजेंट करो। क्लियर क्या? तो इसीलिए अगर आपने देखा हो दोस्तों, ये टॉपिक होता है एथिक्स में अपन पढ़ते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। आपने पढ़ा होगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब जो मालिक हैं, जो ओनर हैं, ठीक है, और जो मैनेजमेंट है, अपन ने डिस्कस किया है इसको कई बार क्लास में, ये दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं कंपनी में। ओनर बताओ कौन है? शेयर होल्डर। बेचारा शेयर होल्डर कौन होता है? कॉमन मैन, आम आदमी, ठीक है। मैनेजमेंट क्या है? डायरेक्टर्स। कंपनी का संचालन कौन कर रहा है? डायरेक्टर। जो कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन है, कंपनी का मैनेजमेंट है, वो किसके हाथ में है? जो है डायरेक्टर्स के हाथ में। अब आप सोचो कि ये पैसा लगा के बैठा है, ये मैनेज कर रहा है, तो इसको शेयर होल्डर को कई बार डायरेक्टर्स पे विश्वास नहीं होता, इसीलिए कंपनीज के अंदर क्या कराई जाती है? ऑडिट कराई जाती है सीए से। अकाउंट्स मेंटेन करे जाते हैं, कंपनी अकाउंट्स मेंटेन करती है, लेकिन कई बार ये देखने को मिलता है कि जो अकाउंट्स हैं वो कंपनी ने गड़बड़ बनाए हैं, या ऑडिटर ने क्या किया है? ऑडिट के अंदर धांधलेबाजी करी है, ठीक है। तो ये सारा इशू किसका है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, ठीक है। क्या गवर्नेंस क्या होता है? कि मैकेनिज्म, हाउ टू गवर्न, उसे बोलते हैं गवर्नेंस, ठीक है। गवर्नेंस इज अ प्रोसेस बाय गवर्नमेंट, ठीक है। तो गुड गवर्नेंस वगैरह ऐसे टॉपिक आते हैं, ई गवर्नेंस वगैरह, तो वो आप पढ़ते हैं एथिक्स के अंदर सबकी सब जने। तो 3 रेशो हो गए, बताओ पहला कौन सा था? अर्निंग पर शेयर। फॉर्मूला क्या था? अर्निंग्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। दूसरा डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तीसरा कौन सा था? डिविडेंड पे आउट रेशो। फॉर्मूला क्या था? डिविडेंड पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर इनटू 100। अपन 4th रेशो पे आते हैं, प्राइस अर्निंग रेशो। प्राइस अर्निंग रेशो, ये सारे के सारे रेशो अखबारों में भी आते रहते हैं कंपनी के, आप देख सकते हो, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक बार इधर देखो ध्यान से, इसका फॉर्मूला इसके नाम में ही छुपा है। नाम क्या है इसका? प्राइस अर्निंग। तो पहले प्राइस लिखो, प्राइस को अपन क्या बोलेंगे? एमपीएस। अर्निंग को क्या बोलेंगे? ईपीएस। सर एमपीएस क्या होता है? मार्केट प्राइस पर शेयर। मार्केट प्राइस पर शेयर। सर ईपीएस क्या होता है? ईपीएस मैं आपको नहीं बताऊंगा, अभी भी बताया ना, क्या होता था बताओ, याद कराओ। अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर। मैं आपको ये फॉर्मूले भूलने ही नहीं दूंगा, है ना, ये आप चाह के भी नहीं भूल पाओगे, ठीक है, क्योंकि हम हर क्लास में 2 मिनट 3 मिनट के बाद अंदर इन फॉर्मूले को एकदम से तेजी से रिवाइज करेंगे बार बार, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको एकदम अंदर तक याद हो जाएंगे, और ये फॉर्मूले समझ में आ गए तो आपको अकाउंट्स वैसे भी समझ में आ गई। अकाउंट्स, ऑडिट और इको, है ना, तीनों की तीनों लिंक है आपस के अंदर। तो प्राइस अर्निंग रेशो एमपीएस अपॉन ईपीएस, इको मतलब इकोनॉमिक्स, है ना। प्राइस अपॉन अर्निंग्स मतलब क्या है? मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर। आप देखो दोस्तों, देखते होंगे कि जो कंपनी की मार्केट प्राइस होती है शेयर की, वो बहुत ज़्यादा होती है। कई बार रिलायंस की शेयर की आप मार्केट प्राइस चेक करो, मेरे को याद नहीं है कितनी है, वैसे 700-800 रुपये होगी शायद, हो सकता है 800 रुपये हो रिलायंस, क्योंकि बहुत सारी रिलायंस है, ठीक है। रिलायंस की एक कंपनी नहीं है, रिलायंस की बहुत सारी कंपनी है। अब रिलायंस की अर्निंग पर शेयर मान लो आ रही है 10 रुपये, तो बताओ मार्केट, ये जो रेशो है वो कितना आ गया? 80 टाइम्स। ये टाइम्स में निकलता है, ठीक है। तो आपसे इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, बस आपसे तो ये पूछेगा फॉर्मूला बता दो, तो आप फॉर्मूला बता देना। फॉर्मूला नाम में छुपा है, ठीक है ना। प्राइस, प्राइस मतलब मार्केट प्राइस, अर्निंग्स, है ना। तो प्राइस अर्निंग रेशो, इसको शॉर्ट में बोलते हैं पीई रेशो, ठीक है क्या दोस्तों?
चलो अब अपन अगले रेशो पे आते हैं। सर अगला कौन सा रेशो होता है? अगला 5वां रेशो होता है इसमें डिविडेंड यील्ड रेशो। डिविडेंड यील्ड रेशो। सर यील्ड मतलब क्या होता है? यील्ड मतलब होता है रिटर्न। रिटर्न मतलब आप जानते हो फायदा। आप पैसा कहीं पे लगाते हो तो आप क्या बोलते हो? रिटर्न कितना मिलेगा ये बताओ, कितना हमें फायदा मिलेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? बिल्कुल सिंपल, डीपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100। डीपीएस बताओ क्या था? डिविडेंड पर शेयर, ठीक है ना। एमपीएस क्या है? मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100, ठीक है। इससे क्या पता लगता है कि मान लो कंपनी जो डिविडेंड दे रही है, मान लो तो 4 रुपए पर शेयर डिविडेंड दे रही है और मार्केट प्राइस पर शेयर चल रही है 1000 रुपए, ठीक है। इंटू 100 कर लो तो ये जितना भी आएगा, ये क्या रेशो है? यील्ड रेशो। मतलब कंपनी मार्केट प्राइस के हिसाब से कितना डिविडेंड बांट रही है। भाई यील्ड मतलब क्या होता है? रिटर्न। रिटर्न क्या होता है? डिविडेंड। डिविडेंड क्या है? कंपनी के शेयर होल्डर के लिए फायदा। भाई शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड क्या होता है? फायदा। अगर आपको डिविडेंड मिलेगा तो आप क्या बोलोगे? भाई अच्छी बात है, कंपनी से पैसे मिल गए, ठीक है। वैसे डिविडेंड कंपनियां कम बांटती है, ठीक है। क्यों नहीं बांटती? मैंने आपको बताया था, वो पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर लिए जाते हैं और उसकी जगह शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है, शेयर की प्राइस बढ़ जाती है, ये फायदा होता है। चलो अब ये 5 रेशो किसके थे? किसके टाइप के रेशो थे? सारे इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशो थे। सर अब कौन से पढ़ाओगे? अब अपन पढ़ेंगे कौन से रेशो? प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। अब अपन कौन से रेशो पढ़ेंगे? प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। सर अब अपन कौन से रेशो पढ़ रहे हैं? प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। कितने कौन से टाइप का रेशो है ये? 5th टाइप का रेशो है। पहला कौन सा था बताओ? लिक्विडिटी। दूसरा कौन सा था? लिक्विडिटी में बताओ कितने थे? 2। करंट रेशो, क्विक रेशो। दूसरा कौन सा था लिक्विडिटी के बाद? टर्नओवर रेशो। उसमें कौन सा था? स्टॉक टर्नओवर रेशो, डेटा टर्नओवर रेशो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशो। फिर तो अपनी मर्जी से लगा लो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, करंट असेट टर्नओवर रेशो, फिक्स असेट टर्नओवर रेशो, ठीक है ना। ये सारे टर्नओवर रेशो थे। फिर तीसरी कौन सी कैटेगरी थी? तीसरी थी कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो, ठीक है। उसमें पहला कौन सा रेशो था? डेब्ट इक्विटी रेशो। दूसरा कौन सा रेशो था? इंटरेस्ट कवरेज रेशो। फिर तीसरा सॉल्वेंसी रेशो। फिर कौन से रेशो आए सर? फिर इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशो आए। इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशो कितने थे? 5 अभी बताया मैंने आपको। पहला अर्निंग पर शेयर, अर्निंग्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। दूसरा डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तीसरा जो है अपन ले सकते हैं डिविडेंड पे आउट रेशो, तो डीपीएस अपॉन ईपीएस, डिविडेंड पर शेयर अपॉन ईपीएस, अर्निंग पर शेयर इंटू 100। फिर डिविडेंड यील्ड रेशो ले लो, डिविडेंड यील्ड रेशो, यील्ड मतलब क्या होता है? रिटर्न, तो डीपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100। फिर आप ले लो एक प्राइस अर्निंग रेशो, नाम से समझ में आ रहा है प्राइस अर्निंग, तो प्राइस अपॉन अर्निंग, ठीक है। अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो सबसे पहला होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? जीपी रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। सर ये ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? समझो, देखो एक बात को, आपने माल बेचा 100 रुपए का, बेचने वाला जो माल है वो खरीदा कितने में था? 80 रुपए में। याद है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, बेचे हुए माल की कॉस्ट, कॉस्ट मतलब लागत, है ना। बेचे हुए माल की कॉस्ट कितनी थी? 80 रुपए। बताओ प्रॉफिट कितना दिख रहा है? 20 रुपए। ये जो 20 रुपए आया उसे क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। इसको शॉर्ट में कहते हैं जीपी, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट।
जीपी बताओ, जीपी कितना है इस क्वेश्चन में? 20। सेल्स बताओ कितनी है? 100 रुपये। इंटू 100 कर लो, कितना परसेंट आया? 20%। ठीक है, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब यह है कि कंपनी जो है 100 रुपये का माल बेचती है, उस 100 रुपये के माल में से 80% खर्चे हो जाते हैं, माल बनाने के या बेचने के खर्चे हैं, है ना, और 20 रुपये क्या है? प्रॉफिट बचता है। ठीक है, तो माल बेचा कितने में? 100 रुपये में। वो खरीदा कितने में था? 80 रुपये में। और बेचने पे प्रॉफिट कितना हुआ? 20 रुपये। इसे बोलते हैं जीपी रेशो। बस इतना जानना है, इससे या नहीं जानना? ठीक है, दूसरा रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट रेशो, सर इसका फॉर्मूला बताओ। बिल्कुल लो, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। इसे क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट को शॉर्ट में क्या बोलेंगे? एनपी रेशो। वो क्या था? जीपी। ये क्या है? एनपी रेशो। सर ये एनपी क्या होता है? जीपी और एनपी में क्या डिफरेंस होता है? समझो, देखो एक बात, आपने 100 रुपये में माल बेचा, आपने वो माल खरीदा कितने में था? 80 रुपये में। भाई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो माल बेचा उसकी लागत कितनी थी अपने? 80 रुपये। जो माल बेचा वो कितने रुपए का था? मतलब बेचा कितने में? 100 रुपये में। तो बताओ ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया? 20 रुपये। क्या आपको लगता है केवल यही प्रॉफिट होगा? उसमें से कुछ और खर्चे नहीं होंगे क्या माल बेचने से रिलेटेड? बिल्कुल हो सकते हैं। सर आपने एक सेल्समैन रख रखा है, उसको सैलरी पे कर रहे हो, उसको कमीशन दे रहे हो। ठीक है, आप एक ऑफिस लेके बैठे हो, उस पर रेंट पे कर रहे हो। ठीक है, ऑफिस लेके बैठे हो, उसका रेंट पे कर रहे हो। आप बिजली पानी के खर्चे दे रहे हो, वो सारे खर्चे भी तो होते हैं। ठीक है, ये सारे खर्चे इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, जिसे अपन ओवरहेड्स कहते थे, याद होगा अपन ने ओवरहेड डिस्कस किया था। फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, है ना। तो बिजनेस में बहुत सारे खर्चे और होते हैं। तो 20 रुपये में से 20 रुपये क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। उसमें से मान लो 6 रुपये के इनडायरेक्ट खर्चे हो गए। कौन से खर्चे हो गए? इनडायरेक्ट खर्चे। जैसे कौन सा खर्चा? स्टाफ को सैलरी दी, रेंट पे करा, ठीक है, पानी बिजली का खर्चा पे करा, ठीक है, बिल पे करा उसका। तो 14 रुपये जो प्रॉफिट बचा उसे क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट। तो 14 रुपये जो प्रॉफिट बचा उसे क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट। क्लियर क्या? तो इसका फॉर्मूला लगाओ जरा। 14 रुपये नेट प्रॉफिट बचा अपॉन 100 रुपये की सेल्स इंटू 100। बताओ कितना परसेंट आया ये? 14%। ठीक है, तो ये कौन सा रेशो हुआ? नेट प्रॉफिट रेशो। क्लियर? तो अपन से इतना नहीं पूछेगा, बस यही पूछेगा नेट प्रॉफिट रेशो का सिंपल फॉर्मूला बताना है आपको। तो आप बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर इनडायरेक्ट खर्चे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस कर दें तो जो बचता है उसे बोलते हैं नेट प्रॉफिट। ये जो ऊपर थे वो डायरेक्ट खर्चे थे सारे, है ना, माल खरीदने से रिलेटेड खर्चा था, तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट खर्चा। ठीक है, अच्छा, और कौन सा रेशो लेंगे सर अपन? और आप बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशो ले लो एक, जो बहुत ही ज्यादा पूछा जा सकता है एग्जाम में, जिसके चांसेस हैं, ठीक है, जो मेरे को लगता है पर्सनली कि आपके एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन डायरेक्टली, वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसे शॉर्ट में कहते हैं ROI। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं? ROI। इंक डाल देता हूं मार्कर में, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? ROI। फॉर्मूला सर इसका, फॉर्मूला अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड
इंटू 100, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, ऑब्लिक इन्वेस्टमेंट। इसका क्या मतलब है सर? देखो भाई, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को शॉर्ट में क्या कहेंगे? ईबीआईटी। मतलब वो प्रॉफिट जिसमें से क्या अभी नहीं घटा हुआ है? ब्याज और टैक्स। मैंने आपको बताया था ब्याज जो है वो टैक्स से पहले माइनस होता है, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है सर? कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब वो पैसा जो बिजनेस में अपन लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। सर इसमें क्या क्या आता है कैपिटल एम्प्लॉयड में? इसमें देखो डेप्ट और इक्विटी दोनों आते हैं। सर डेप्ट क्या होता था? डेप्ट भाई लोन होता था, आप जानते हो, इसे डिवेंचर भी कहते हैं प्यार से, ठीक है। डेप्ट और डिवेंचर एक ही बात होती है, ध्यान रखना। सर इक्विटी क्या होता है? इक्विटी मतलब मालिकों का पैसा होता है। इसमें कोई क्या क्या आता है? इसमें आता है इक्विटी शेयर्स। सर और क्या आता है इक्विटी शेयर के अलावा? प्रेफरेंस शेयर्स। तो दोस्तों अगर इक्विटी लिखा हो तो इक्विटी मतलब क्या होता है? इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर दोनों। और डेप्ट लिखा हो तो डेप्ट मतलब क्या होता है? लोन या डिबेंचर्स। अगर डेप्ट और इक्विटी दोनों को जोड़ दूं तो क्या बन जाता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। सर कैपिटल एम्प्लॉयड का हिंदी मीनिंग क्या है? वो पूंजी जो अपन ने बिजनेस में निवेश कर रखी है उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। वो पैसा जो बिजनेस में आपने लगा रखा है उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने बिजनेस स्टार्ट करने की सोची, आपने अपने पापा से पैसा मांगा 1 लाख रुपए, क्या कहलाएगा बताओ दोस्तों? इक्विटी शेयर। आपने अपने चाचा से पैसा मांगा 50,000 रुपए, क्या कहलाएगा दोस्तों? प्रेफरेंस शेयर। आपने बैंक से पैसा मांगा या डिबेंचर, एक ही बात है। डिबेंचर मतलब पब्लिक से उधार लेना, बैंक से लोन लेना, मतलब सिंपल लोन। डेप्ट ही होता है दोनों, है ना, ठीक है। 20,000 रुपए लोन मांगा आपने, तो बताओ दोस्तों टोटल आपने कितने रुपए पैसा इकट्ठा कर लिया? 1,70,000। सर इसका करोगे क्या आप? 1,70,000 का बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। तो जब दोस्तों पता है आपको बिजनेस में 1,70,000 रुपए इन्वेस्ट होंगे तो उसे क्या बोलेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब वो पैसा जो हमने बिजनेस में निवेश कर रखा है 1,70,000 रुपए। अब जरा दोस्तों ये बताओ मुझे कि आपने ये 1,70,000 रुपए निवेश करे क्यों हैं? सर सिंपल, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो ये ऊपर मैंने क्या लिख दिया? प्रॉफिट कितना कमाया। मान लो सर आपने ये प्रॉफिट कमाया हो 35,000 रुपए, ठीक है। 35,000 रुपए प्रॉफिट कमाया, कितने पे? 1,70,000 रुपए पे। तो आप परसेंटेज निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते? सिंपल सर, 35,000 बटा 1,70,000 इंटू 100। अब कैलकुलेशन मत करने लग जाना, अपन को कैलकुलेशन करनी ही नहीं है, अपन को तो केवल टॉपिक समझना था, ठीक है। क्लियर क्या? तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब बिजनेस में जो लॉन्ग टर्म पैसा इन्वेस्टेड है, ये कैपिटल एम्प्लॉयड पता क्या होता है? लॉन्ग टर्म जो पैसा इन्वेस्ट होता है। बताओ आप डिबेंचर से जो पैसा लेते हो वो लॉन्ग टाइम के लिए लेते हो, इक्विटी शेयर से तो कभी चुकाना ही नहीं होता। आपको याद होगा इक्विटी शेयर का रिडम्पशन होता ही नहीं है। रिडम्पशन मतलब चुकाना, शोधन, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना पड़ता है 20 साल के अंदर अंदर, तो 20 साल तो बहुत लॉन्ग टाइम है, ठीक है। तो मतलब ये तीनों पैसे जो हैं कैपिटल एम्प्लॉयड वो लॉन्ग टर्म बिजनेस में लिया हुआ पैसा है। मतलब अपन लंबे टाइम बाद चुकाएंगे इस पैसे को, कभी चुकाएंगे तो इस पैसे को अपन ने कहाँ लगा दिया? बिजनेस में लगाया। बिजनेस में अपन प्रॉफिट कमा रहे हैं तो अपन चेक कर रहे हैं कि अपन ने कितना पैसा लगाया और कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो सही चीज है नहीं है? आप भी कई बार सोचते होंगे कि हमने बिजनेस में 1,00,000 रुपए लगाए और कमा कितने रहे हैं, तो उससे क्या पता लग जाता है आपका रिटर्न कितना है। तो उसे बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। समझ में आ गया दोस्तों आपको? एक सेकेंड। तो बताओ अपन ने कितने फॉर्मूले पढ़े अभी तक? 3 फॉर्मूले पढ़े। आपको ये तीनों फॉर्मूले याद है क्या? तो पहला फॉर्मूला बताओ कौन सा था? अपन ने पहला फॉर्मूला पढ़ा था ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, जीपी रेशो। तो फॉर्मूला क्या होता? क्या है? जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100। सेकेंड फॉर्मूला क्या था? नेट प्रॉफिट रेशो। फॉर्मूला क्या था? नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला कौन सा पढ़ा? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? वो पैसा जो अपन ने लॉन्ग टर्म बिजनेस में निवेश किया है। कैसे निकलता है सर ये फॉर्मूला?
इक्विटी प्लस डेप्ट, डेप्ट मतलब जो लोन ले रखा है वो, इक्विटी मतलब जो मालिकों का पैसा है वो, ठीक है। तो बस दोस्तों आपको रेशो में इतना ही पढ़ना है, अपन को कोई रेशो के अंदर पीएचडी नहीं करनी है कि अपन रेशो और भी ज़्यादा पढ़ते रहें, इतना पढ़ लोगे सफिशिएंट है, ठीक है। मैं तो पढ़ा सकता हूँ लेकिन आपके पास क्या है, फालतू इनमें इतना मतलब टाइम खराब ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, इससे यार रेशो नहीं पूछेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो अपन ने टोटल कितने रेशो पढ़ लिए, 5, ठीक है। आपको रिवीजन करना है इस रेशो का, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, कैश फ्लो और फंड फ्लो। ये भी किसका टॉपिक है, टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, ठीक है। क्लियर क्या, तो बस अब अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।